नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आज देश की लाज रख ली, देश का मस्तक ऊंचा कर दिया और एक एक देशवासी को आभार प्रकट करना चाहिए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के प्रति। जो पीपल्स मूड है, जिसको कहते हैं जस्टिस हैज टू बी सीन, उसको उन्होंने चरितार्थ कर दिया। एक ऐसा रेप केस जो पिछले कुछ दिनों से लगातार देश में बवाल मचाए हुए है, लोगों को न्याय व्यवस्था पर सवाल करने का बहुत जबरदस्त मौका मिल गया है, भरोसे में कमी आ रही थी। और एक और प्रकरण है अरावली का। उस दोनों प्रकरण में जिस तरह से सीजेआई सूर्यकांत ने फैसला दिया है, ये अतुलनीय है और जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अब इस फैसले का असर क्या क्या होने वाला है इस देश में, इस पूरे मुद्दे पर बातचीत के लिए सीधे चलते हैं मुंबई, अपने एडवोकेट नीलेश ओझा जी के पास। नीलेश जी ज्वाइन कर रहे हैं। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपको कई बार मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ता है, मुझे मालूम है आपकी व्यस्तता रहती है, सारी व्यस्तता के बाद भी आप आ जाते हैं, इसके लिए मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूं। नीलेश जी, ये जो आज जो फैसला हुआ है, एक तो उसके बारे में जरा डिटेल से बताइए और फिर उस फैसले का असर क्या क्या होने वाला है, ये देश को बताएंगे। एक मिनट, तबियत थोड़ा नरम गरम चल रहा है, थोड़ा सा। हाँ, नरम गरम चल रहा है। हाँ, बोलिए। कैसे आशुतोष जी, आप दिन रात लगे हुए हैं। हाँ, और हाँ, नहीं, आपको टाल नहीं सकते। आप खुद के लिए नहीं बुला रहे, आप समाज के काम के लिए बुला रहे। हाँ, 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 तो अभी देखिए, दो चीजें हैं। कुलदीप सेंगर का जो जमानत को स्टे करने वाला ऑर्डर है ना, वो कई मायने में महत्वपूर्ण। इसमें क्या हुआ था कि कुलदीप सेंगर पर जो रेप का केस हुआ था, वो बाद में यूपी से ट्रांसफर होकर दिल्ली आ गया था सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन पे, और बाद में यहाँ ट्रायल चला, उनको सजा हो गई, लेकिन हाई कोर्ट ने उनको बेल दिया, 7 साल वो जेल में रहे। एमएलए है। तो अभी देखिए, इसमें ये मामला जैसा पब्लिक का जो गुस्सा फूटा, तो वो गुस्सा फूटने के बाद में इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार भागी, सीबीआई ने फाइल किया अपील, और माननीय सीजेआई जी ने उसके अर्जेंसी को देखते हुए, ऐसा नहीं कि बाद में सुनेंगे, तुरंत बोर्ड पे लिया आज, और उसको बेल को स्टे किया। अब देखिए, मैं इस पे एक और बात कहना चाहता हूँ। देखिए, उस केस में ना, हम लोग वकील है नहीं और हम लोगों के पास में पूरे तथ्य नहीं है, तो इसमें हम मतलब ऐसा कुछ भी ये स्टेटमेंट नहीं करना चाहते कि किसी भी पार्टी को प्रेजुडिस हो, ना पीड़िता को हो, ना तो आरोपी को। आप जैसा कि दिशा सालन का केस है, हमारे पास में सारे तथ्य हैं, हमारे पास में। हाँ, और हम पार्टी के एडवोकेट्स हैं, हम ऑथोराइज्ड है, तो हम बोल सकते हैं। इसमें क्या, दो व्यू है। कुलदीप सेंगर के केस में दो व्यू है। एक व्यू जो पीड़िता की तरफ से दिया गया, और एक व्यू है, जैसा आपने बात हुई अपना, तो नीरज अत्री जी के चैनल पे दीपिका भारद्वाज जी ने दिया है। तो दोनों व्यू का मतलब अपने अपने जगह पे उसका यह है, हम दोनों का सम्मान करते हैं। जो भी फैसला देना है कोर्ट देगा, हम उस पे नहीं जाना चाहते। जो भी सही होगा सही, जो गलत है उसको सजा होंगे। हम सिर्फ इस बात पे जाना चाहते हैं, देखिए, कि इसमें सिर्फ एक केस नहीं था रेप का। रेप के बाद में जो मतलब पीड़िता के साथ में जो और हमले वगैरह हुए है, उनकी आंटी, उनकी जो मौसी थी, जो भी थी आंटी, उनकी चाची या मौसी, और उनका वकील, और ये जिस गाड़ी में जा रहे थे वो गाड़ी को ही कुचल दिया। वकील की मौत हो गई, उनके आंटी की मौत हो गई, और ये इनका भी बहुत मतलब गंभीर जख्मी हो गई थी ये। और वो एक केस अलग से चला। इनके पिताजी को पुलिस के हाथ से पिटवा के, इतना पिटवाया कि वो मर गए कस्टडी में।
तो ये जो फैक्टर्स है ना, ये भी बहुत सीरियस फैक्टर है। तो प्राइमा फेसी ये केस ऐसा था कि नहीं, अभी नीलेश जी आपने जो अत्री जी का जिक्र किया, मैं समझता हूं कि वो अब रेप हुआ नहीं हुआ वो विषय तो सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन पर ही निचली अदालत ने सजा सुनाई थी। ऐसा नहीं था कि निचली अदालत ने खुद ही सजा सुना दी। सीबीआई ने तथ्य रखे थे और उन तथ्यों के आधार पर सजा सुनाई गई थी। उन तथ्यों को चैलेंज किया जाना था अपील के लिए, लेकिन किया हुआ ऑलरेडी ये, किया। हाँ किया है। अभी 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 हुआ ये है कि एक तकनीक और जस्टिस काटजू का एक मैंने बयान देखा। वो कह रहे हैं कि पागलपना है, आप लोग चिल्ला रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, है अन्याय हो गया, जस्टिस बिक गया, जज ने पैसा खा लिया, ये है वो है, ये गलत बात है, ये है वो है, इस तरह से करे। उन्होंने कहा कि जो तकनीकी पक्ष है कि वो एमएलए जो है वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है। कहां पे नहीं है? इंडियन पिनल कोड के डेफिनेशन में ऐसा कहता है। उसको आधार बना करके उसको आधार बना करके हाई कोर्ट ने इसको सस्पेंड किया है, क्योंकि ये जो सजा एग्रीवेट हुई है, ये एग्रीवेट तभी हो सकती है, सजा आजीवन कारावास में तब्दील हो सकती है जबकि वो पब्लिक सर्वेंट डिक्लेयर हो जाए। और वो एमएलए तो है लेकिन पब्लिक सर्वेंट नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आप हर चीज में एक नेचुरल जस्टिस भी होता है। और जस्टिस कार्ड ने कहा कि नहीं यही कानून है, इसी कानून के हम घेरे में रहेंगे। अच्छी बात है, कानून के घेरे में रहिए, लेकिन और कह रहा है कि अगर इस कानून में तब्दीली करना चाहते हैं तो पार्लियामेंट चले जाइए। ये भी अच्छी बात है, पार्लियामेंट चले जाइए। मेरा कहना है कि वही एमएलए है, उसी के ऊपर रेप का चार्ज है। अब सही है गलत है ये तो अपील में शुरू होगा, देखा जाएगा। लेकिन एक तकनीकी पक्ष को आधार बना करके आप उसके बेल को सस्पेंड कर देते हैं। और हड़बड़ी क्या है साहब? 10 साल की सजा ऑलरेडी वो काट रहा है, तो आप बेल को सस्पेंड क्यों कर रहे हैं? ये सवाल है ना। और मैं समझता हूं इसी को संज्ञान में लिया है कोर्ट ने। हाँ, ये बात आपने सही की। हमारे माननीय सीजे सूर्यकांत जी ने और अदर जो दो ऑनरेबल जजेस थे हमारे, जस्टिस माहेश्वरी एंड जस्टिस ऑगस्टिन, जो भी एक है, एग्जैक्ट नाम मैं बताता हूँ, तो ये दोनों, इन्होंने सब ने स्पेसिफिक सवाल पूछा। तो उन्होंने कहा अरे वो तुम पॉक्सो का वो वाला जो है ना, आईपीसी की पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन, उसको थोड़ा देर बाजू में रखो, बट रेप का चार्ज है ना ऑलरेडी। यस, तो रेप का तो इंडिपेंडेंट चार्ज है। रेप के चार्ज में पनिशमेंट 10 साल से उम्र कैद है, मिनिमम 10 ईयर, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट। यस, हाँ, तो फिर उस ये पॉक्सो रखा क्या नहीं रखा क्या, पब्लिक सर्वेंट है क्या नहीं है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता मेन ऑफेंस पे। यस। और कोर्ट ने कहा कि, और एक बात कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये कहा लिखा है, उन्होंने सिर्फ एक ही पॉइंट पे लिख दिया पॉक्सो पे, उन्होंने रेप के मुद्दे पे कुछ दिया ही नहीं है फाइंडिंग। तो ये जो है इस आधार पर हम स्टे कर रहे हैं। और उन्होंने जो अक्यूज है कुलदीप सेंगर, उनको नोटिस जारी किया, बोला 4 हफ्ते में आप आपका जवाब दे दो, आप हमको कन्विंस करो कि आपके पास में क्या डिफेंस है। लेकिन प्राइमा फैसी ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड सेटिस्फैक्टरी नहीं है, यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मैं वही तो कह रहा हूं कि आप जस्टिस काटजू कह रहे हैं तकनीकी पक्ष को उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोग घास खाते हैं। यही जस्टिस काटजू वो कहते हैं कि गाय का मांस, अरे गाय क्या है, जानवर है, जानवर है, गाय क्या है। तो मुझे तो उनके बुद्धि पर अब शक होने लगा है। कल हमारे शो में मैंने योगिता भयाना को बुलाया था। योगिता भयाना ने ये कहा कि सवाल ये है आशुतोष जी कि रेप के जो आपने अभी पॉइंट आउट किया कि रेप के जो चार्ज हैं वो लगे हुए हैं। अब वो एमएलए है, एमपी है, आम आदमी है, क्या है, इससे क्या लेना देना है? तो रेप के चार्ज को लेकर के आप डिसमिस कर रहे हैं इस टेक्निकल आधार पर कि ये है, ये तो पूरी तरह से गलत है। अच्छा, अब आपने कहा कि उनको एक मौका भी दिया है, मतलब फेयर ट्रायल हो के आरोप लगा है, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप विक्टिम हो गए, आपको सजा, अदालत में है मामला। हम तो कह सकते हैं, आप तो कह सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जब आप चीजों को अदालत में लेके जाते हैं तो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे आपको निर्णय लेना पड़ता है। तो अदालत ने उनको कहा है कि आपको हम
आपकी बात सुनने के लिए 4 हफ्ते का समय देते हैं, आप आइए। तो अब वो क्या प्ली लेंगे? नहीं नहीं, सुनिए, अभी जो भी चीजें उनके पास में डिफेंस अवेलेबल है, जो उनके वकील ने नीचे बोला, हाईकोर्ट की गलती क्या हो गई, उन्होंने जो कुलदीप सेंगर के वकील ने जो भी पॉइंट आउट किया है कि ये बर्थ सर्टिफिकेट झूठा है, स्कूल के रजिस्टर में 1998 है, इधर एबीएस स्कूल प्राइवेट स्कूल का कंसिडर किया, गवर्नमेंट स्कूल का कंसिडर नहीं किया, एम्स की कमिटी बनी थी, उन्होंने रिपोर्ट दिया 18 साल से ऊपर है, ये पॉइंट पे हाईकोर्ट ने कोई फाइंडिंग ही नहीं दिया। हाईकोर्ट ने बेल देते समय भले डिटेल फाइंडिंग ना देता, लेकिन प्राइमा फैसी केस में इनके इन्वॉल्वमेंट के बारे में जो स्लाइड डाउट आता है, जो भी कहां टिल्ट होता है कि जिसके ग्राउंड पे कंसीडर कर सकते, वो मेंशन करना चाहिए था। वो मुझे नहीं दिखा, जो मैंने कल उसको कर्सरी लुक दिया है जजमेंट को। और ये क्या है, इसको एक स्ट्रॉमैन फैलेसी भी बोलते हैं। सारे लोग आगे घूम फिर के पॉक्सो एक्ट, पब्लिक सर्वेंट उधर ही घुमा रहे, वो विषय है ही नहीं, रेप हुआ कि नहीं हुआ। और प्रोविजन है ना, मतलब मैं ये नहीं कहता कि हर रेप की केस सही होती है, उसमें प्रोविजन है, कई लोगों को झूठे केस में फंसाया गया। राइट। पेरुमल, हाँ, पेरुमल वर्सेस जानकी का जजमेंट है 2014 का सुप्रीम कोर्ट का, उसमें रेप के मतलब लड़की ने जो आरोप किया था वो झूठे पाए गए, तब भी पुलिस वालों ने घुमा फिरा कर चार्जशीट फाइल किया, केस चला, उसके बाद में वो एक्विटल हुआ। एक्विटल होने के बाद उसने अर्जी लगाया प्रोसिक्यूशन, और वो लेडी के अलावा प्रोसिक्यूशन मांगा पुलिस ऑफिसर का, तो हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया, नीचे के कोर्ट ने रिजेक्ट किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास किया हाईकोर्ट के खिलाफ में, बोला जब झूठा केस पाया गया तो तुमको एज ए रूल कॉग्निजेंस लेना है, मतलब कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है तुम्हारे पास। तो देखिए, दोनों तरह से लॉ स्ट्रिक्ट है। अगर आरोपी को बचाने के लिए अगर कोई काम करता है, उसमें सीबीआई आ जाए या फिर पुलिस वाले आ जाए या सरकारी वकील आ जाए या जज आ जाए, सबके भी खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। आईपीसी 218 है, 219 है, ये सारे प्रोविजंस है। और अगर कोई झूठा फंसाता है, अगर कोई लेडी अपने को प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए लॉ का मिसयूज करती है, झूठा कंप्लेंट करती है, तो लेडी को भी प्रोसिक्यूशन का प्रावधान है, वो लेडी को भी उम्र कैद की सजा हो सकती है। आईपीसी 194, 195 वगैरह जो सेक्शन है, 211 वगैरह, उस वो भी सीरियस है। और मैंने खुद एक मैटर में ऑर्डर लिया, क्लाइंट का नाम तो नहीं बोल सकता, ऑर्डर मैं आपको भेज सकता हूँ, कि ऐसे ही एक लेडी ने झूठा रेप का केस किया था अपने क्लाइंट के खिलाफ, हमने कोर्ट से ऑर्डर लिया प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट लेडी, और उसमें उम्र कैद के सजा के प्रावधान वाले सेक्शन उसमें लगाए हैं। तो ये जो है ना, लॉ स्ट्रिक्ट है, लॉ को सिर्फ यूज करना चाहिए। तो हमारा ये कहना है कि अगर वो झूठा है उसका कंप्लेंट, तो कुलदीप सेंगर के पास में तो अच्छे अच्छे वकील है, सीनियर काउंसिल है, वो अपना आगे अपने सबूत दे और केस आगे बढ़ाए। और पीड़िता के फेवर में तो प्राइमा फेसी केस है ऑलरेडी, नीचे के कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, तो उसके और कुछ लगता है तो उसके वकील और एक्स्ट्रा चीजें देंगे। अगर कुलदीप सेंगर की तरफ से कोई झूठा प्रूफ आएगा तो कुलदीप सेंगर पे नया केस बनेगा। तो लॉ इस तरह से है, लेकिन तो प्राइमा इस वर्डिक्ट का क्या आप इम्प्लीकेशन देखते हैं? हाई कोर्ट पर क्या असर हुआ होगा? जिन जजों ने ये उनको बरी कर दिया था, उस पर क्या असर होगा? और फिर लार्जर इंपैक्ट क्या देख रहे हैं? नहीं, जजेस ने बरी नहीं किया, पहली चीज। इंटरिम ऑर्डर है ये। हाँ, इंटरिम ऑर्डर है, और उन्होंने बोला अपील सुनी जाएंगी। उन्होंने वैसा ट्राई किया, लेकिन मेरे हिसाब से एक गलत हुआ। उन्होंने अगर उनको बेल देना था तो वो अप्रिशिएट करते पॉइंट्स कि इनका रेप में इन्वॉल्वमेंट कम दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है, वो पॉइंट आज जब तक वो डिसाइड नहीं करते अपने ऑर्डर में, तब तक सिर्फ वो पॉइंट पे नहीं बोलने का, और पॉक्सो के आईपीसी का जो अप्लीकेबल है, नया अप्लीकेबल है, ये बोलने का, ये मेरे हिसाब से उनका गलती हो गया। अभी आप उन पर क्या असर हुआ होगा ये वही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ये केस से एक बहुत बहुत बड़ा मैसेज गया है, सिर्फ उनके लिए नहीं, मतलब ये केस के लिए नहीं। और आज सूर्यकांत जी ने दो बहुत बढ़िया मतलब जजमेंट दिया है, जो पूरा देश रास्ता देख रहा था जिसमें
एक था ये रेप केस की बेल का ऑर्डर उन्होंने स्टे कर दिया, दूसरा था अरावली हिल्स का जजमेंट जिसको उसको भी उन्होंने स्टे कर दिया। तो अभी देखिए इसके 2-3 बहुत बड़े इंपैक्ट होने वाले हैं। अभी पॉसिबिलिटी बताता हूं मैं, देखिए जो जजमेंट आया खास करके हम आते हैं उन्नाव रेप केस में कि अमीरों के लिए न्याय अलग और बेहतर न्याय और गरीबों के लिए न्याय नहीं या फिर छुटपुट न्याय। तो ये जो कंसेप्शन चला, अभी लोगों में क्या अनरेस्ट था और परसेप्शन क्या बना। बड़े आदमी या तो पहले सरकार के तंत्र को मैनेज करेगा, मतलब जैसा अभी गरीब जाएगा तो एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रहा है। कॉमन मैन अभी सतीश सालियान का केस है, दिशा सालियान का 5 साल से एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये जाने तो कंप्लेनेंट कौन है, क्या मतलब हम सब तो छोड़ दीजिए, कैबिनेट मिनिस्टर भी कंप्लेंट कर रहे हैं इसमें। देश के कैबिनेट मिनिस्टर नारायण राणे का कंप्लेंट, महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर नीतीश राणे जी के आरोप, बाद में लड़की के पिता का आरोप, उनका एफिडेविट। एसआईटी गठन और 12 महीने तक कोई एसआईटी गठन की घोषणा के बाद ऑफिसर का नाम नहीं पता। तो ये जो है ना, तो एक परसेप्शन कॉमन मैन का क्या बनता मालूम है क्या, कि आरोपी क्या करेगा, पहले तंत्र को मैनेज करेगा, पुलिस डिपार्टमेंट, एग्जीक्यूटिव जो भी है, वहां से बाद में सेकंड मैनेज करेगा कि फॉरेंसिक को मैटर गया तो फॉरेंसिक की रिपोर्ट बदल के लाओ, वो सीसीटीवी के ये बदल कर लाओ, जैसा 1-2 केसेस में सामने आया है। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल दो, वन बाय वन एविडेंस मैनेज कर दो। फिर इनके घर में ही कोर्ट बना लिए इन्होंने। पुलिस वाला पीआई रिपोर्ट बना के दे रहा है और एसीपी बोल रहा रिपोर्ट मंजूर, केस क्लोज। कोर्ट को तो पूछ ही नहीं रहे लोग। कोर्ट आई नहीं, इनके लिए लॉ आई नहीं। तो ये सारा, तो इधर मैनेज करो, इधर नहीं जमा तो फिर सरकारी वकील को मैनेज करो, सरकारी वकील नहीं जमा तो जज को मैनेज करो, बड़े बड़े वकील लगाओ। तो फिर कॉमन मैन का परसेप्शन क्या हो रहा था कि न्याय बिकता है, पैसे वाले को न्याय ज्यादा बेहतर मिलता है, कानून जो है वो गरीबों पे राज करता है और अमीर कानून के ऊपर राज करता है और कानून को साथ में लेकर गरीबों पे राज करता है। ये कॉमन परसेप्शन हो गया। वो आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ये सिर्फ शोकेस में रखी हुई चीजें लगने लगी कॉमन मैन को। लेकिन कई अच्छे जजमेंट्स हैं और खास करके अभी माननीय सूर्यकांत जी जैसे जब लोग आते हैं सीजीआई की पोस्ट पे, तब फिर जो फर्म डिसीजन होना शुरू होते हैं तो फिर एक रे ऑफ होप निकलता है, फिर लोगों का विश्वास न्याय व्यवस्था में बढ़ने लगता है। और इससे क्या होता है, दूसरा एक इम्पैक्ट बदलता है। जो भी ऐसे बड़े इन्फ्लुएंशियल आरोपी होंगे और जो भी करप्ट जजेस होंगे, मैं किसी भी आरोप नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूं, जो भी करप्ट जजेस होंगे, ये दोनों को समझ में आ गया अभी। ये आरोपी बोलेगा मैं कितना भी पैसा दूंगा, पब्लिक का माहौल और लॉ और सूर्यकांत जी जैसे सीजीआई है, वो मेरा पैसा वेस्ट ही जाने वाला है, मैं कुछ भी करूंगा तो उसमें फायदा होने वाला नहीं है। अरावली का जो केस है नीलेश जी, वो तो अपने आप में नजीर बन गया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था और अभी जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस हैं जस्टिस गवई, उन्हीं का ऑर्डर था। और मीडिया में ये सवाल उठ रहा था कि जब आप ऑलमोस्ट रिटायरिंग हैं, तब आपने आनंद फानन में अरावली का जजमेंट दिया, कि हड़बड़ी क्या थी देने की, जल्दबाजी क्या थी। तो उस जजमेंट को एक प्रकार से रिव्यू करने के लिए हाई पावर कमेटी बनाने का आदेश दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अपने ही आदेश को रीलुक किया है सीजीआई सूर्यकांत ने। ये तो मैं, और वो सुओ मोटो है, ये भी ध्यान रहे। हाँ नहीं, ये बड़ी बात है। अर्नब गोस्वामी जी ने ओपन रिक्वेस्ट किया था माननीय सीजीआई को कि आप इसका सुओ मोटो लीजिए,
और माननीय सीजीआई जी ने जनता की भावनाओं का रिस्पेक्ट किया, सो मोटो कॉग्निजेंस लिया और स्टे कर दिया उस ऑर्डर को टिल फर्दर ऑर्डर्स। आपको बताता हूं मैं, सुनिए। लॉ का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, पार्टी शुड नॉट सफर ड्यू टू मिस्टेक ऑफ द कोर्ट, एंड द जज हु डजंट कमिट मिस्टेक इज एट टू बॉर्न। तो कोर्ट से गलतियां होती है, कोई बोले ये फील्ड ऐसी है, कोई बोल ही नहीं सकता कि मैं गलती नहीं करूंगा। जो बोल रहा है या तो झूठ बोल रहा है वो, या तो उसको लॉ का नॉलेज नहीं है कि मेरे से गलती होगी नहीं, कोई बोल ही नहीं सकता। एक राम जेठमलानी साहब क्या बोलते थे कि ये पूरा लॉ एक सिंधु नदी है, मुझे सिर्फ एक बिंदु पता है, लॉ फील्ड इतनी वास्ट है। तो अभी, और मैं लाइफ टाइम स्टूडेंट हूं, ये कह देते हो। और सही बात, तो वकील जिसने कह दिया कि मुझे सब आता है, उसका वो एंड है उस दिन, क्योंकि लॉ एवरीडे इवॉल्व हो रहा है और इतना वास्ट है, कोई क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे सब लॉ पता है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे। जजेस है ना, जजेस से गलतियां भी हो सकती है और जजेस खुद गलतियां सुधारते भी है। कुछ ऑनेस्ट जजेस रहते हैं, इनएडवर्टेंट मिस्टेक होगी, गलती सुधार भी लेते हैं। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट भी है। ममता महांती का भी एक जजमेंट है 2011 का सुप्रीम कोर्ट का, टू परपेचुएट एरर इज नो हीरोइज्म बट टू करेक्ट इट इज ए कंपल्शन ऑफ जुडिशियल कॉन्सेंस। गलती हो गई, या तो खुद के नजर में आ गई तो सो वोटो कवर कर लो, या तो किसने पॉइंट आउट किया, एप्लीकेशन दिया, लेटर लिखा, कुछ भी हो गया, तो तुमको दिख रहा है गलती हुई है, तो आपको उसको क्लियर करना है, मतलब करेक्ट करना है। उसमें ज्यादा हीरोगिरी मत करो। इट इज नो हीरोइज्म टू परपेचुएट एरर, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया, बल्कि ये कहा कि इट इज ड्यूटी टू करेक्ट। तो कई अच्छे जजेस इसका फॉलो करते, कई डिसऑनेस्ट जजेस है वो फॉलो नहीं करते, या तो सुपारी लेके बैठे होते हैं, या तो पैसे खा के बैठे होते हैं, या तो एरोगेंस होता है, तुम अपनी गलती मानेंगे नहीं। ये कल का जूनियर वकील हमको बता रहा है, भले ये जज अपने जैक से बन गया होगा जज अपने कनेक्शन से, इसको आता कुछ भी नहीं होगा, जूनियर वकील उससे ज्यादा होशियार होगा, बट इसका ईगो रहता है, मेरी गलती बता रहा है तू। तो ये ऐसे भी एरोगेंट है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में लिखा है कि जज शुड बी वाइज इनफ टू नो दैट ही इज, तो ही कैन कमिट मिस्टेक एंड शुड बी वाइज इनफ टू करेक्ट इट। तो अब नीलेश जी, इस आज का जो एक प्रकार से, ये तो सुओ मोटो नहीं था, कुलदीप सेंगर रेप केस में तो सीबीआई वहां पहुंची थी और उस पर संज्ञान लिया चीफ जस्टिस ने, लेकिन चीफ जस्टिस ने अपने बेंच में रखा और उस पर उनका ये वर्डिक्ट आया। इसका इम्पैक्ट, ये जो सतीश साल्यान की जो याचिका है, दिशा का जो केस है, जो एफआईआर रजिस्टर अभी तक नहीं हो रहा है, मुंबई हाई कोर्ट अभी तक उनको ऑडियंस दिए जा रही है, जो केस लॉ है उस केस लॉ को ध्यान में नहीं रख रही है, और कितनी तारीखें पड़ गई, अब 20 तारीख पड़ गई है। तो अब तो कम से कम उनको लगेगा कि भाई एटमॉस्फेयर क्या है देश में। यहां पर हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है, उस वर्डिक्ट को स्टे कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और वहां पे अभी वर्डिक्ट आया नहीं है, वहां अभी हाई कोर्ट को वर्डिक्ट देना है। और अगर उन्होंने कोई एडवर्स वर्डिक्ट दिया तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, ये भी बात तय है, लेकिन ऐसा होने का नहीं है। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा सर मुंबई हाई कोर्ट के फैसले पर? नहीं, इसका देखिए, इसका इंपैक्ट इतना फेवरेबल होगा सतीश साल्यान जी के लिए, तो उसका रीजन बताता हूं। कुलदीप सेंगर वाला जो केस है ना, इसमें एविडेंस कम है एज कंपेयर टू दिशा साल्यान। यस, कुलदीप सेंगर, उनके पास में उन्होंने क्या एविडेंस लाया था कि जिस दिन ये घटना बता रहे हैं उस दिन मेरा मोबाइल दूर था, मैं वहां था ही नहीं, और वहां से मैं यहाँ पहुंच भी नहीं सकता था। तो ये उन्होंने लाया। और
उन्होंने वो लड़की का अलग अलग वर्जन लाए हम्म कि पहले कह रही है कि मुझे गाड़ी में लेकर गए वहां रेप किया, दूसरी बार कह रही कि मैं गई थी तब रेप किया, पहले कह रही कि 16 को रेप हुआ, फिर कह रही कि नहीं, इसको जो भी मतलब एग्जैक्ट डेट नहीं बता रहा मैं, ऐसा मतलब उन्होंने, कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ स्टेटमेंट वो ला रहे हैं। हाँ, तो ऐसा उन्होंने एविडेंस लाया ऑन रिकॉर्ड। हाँ। ये सब होते हुए उनको सजा हुई और हाईकोर्ट ने उनको रिलीफ देना चाहा तो देश खोल उठा। हम्म तो इसमें क्या हो गया कि कॉमन मैन का गुस्सा, ये देखिए उन्नाव के रेप केस के लिए जो समर्थन मिला है ना, हम्म ये समर्थन कॉमन मैन का समर्थन है, ये किसी कॉमन पॉलिटिकल मैन का। पार्टी, हाँ, कॉमन मैन का समर्थन इसलिए दिशा सलेम के केस में इतना वाइड सपोर्ट क्यों है हमको, सुशांत सिंह के केस में, दिशा के केस में, ये इंडिया और अब्रॉड एसएसआर वॉरियर से लेके कॉमन मैन से लेके सबका सपोर्ट क्यों है? वो सपोर्ट इसीलिए है कि हर कॉमन मैन कोरिलेट करता है कि ये कल किसी की और की बहन बेटी हो सकती है, ये कोई हमारी भी रिश्तेदार हो सकती है। तो इसलिए वो जरा सा ऐसा हो जाए, बोलता है कि अरे मतलब कल चल के कोई अमीर किसी गरीब की लड़की को उठा ले जाएगा, अत्याचार करेगा और बच जाएगा, नहीं। तो हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित करना है तो इनको साथ देना है। तो ये कॉमन मैन का ये है, और ये जो आत्मा जिंदा है इस देश की, इसी की वजह से तो कॉमन मैन आता है। और जो भी अच्छे पत्रकार वगैरह इसमें टूट पड़ते, ये नहीं देखते हैं कि वो आदमी सरकार का है, पावरफुल है, क्या है, वो आवाज उठाते हैं। तो ये जो है ना, ये माहौल जो बन रहा है अभी, तो ये देश का मतलब जो अभी कॉमन मैन का जो परसेप्शन है बोलो, और कॉमन मैन का जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट इन प्रभावशाली आरोपी के लिए बहुत घातक है। तो जस्टिस सूर्यकांत का जो अभी तक लगातार जो फैसले आ रहे हैं, जो उनका ऑब्जर्वेशन आ रहा है, उसके केंद्र में कॉमन मैन है, पावरफुल मैन नहीं है सर। यस, ये यस, यस, सभी कोर्ट को चला गया है क्योंकि वो खुद कॉमन मैन है, क्योंकि वो खुद कॉमन मैन है, क्योंकि वो खुद कॉमन मैन है। yes. वो उनके दादाजी पिताजी कोई जज नहीं थे, हाँ, खुद संघर्ष करके, पढ़ाई लिखाई करके, मेहनत करके, और धीरे 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 हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होते हुए आज वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। नहीं, और वो वैसे नहीं है, मतलब वाई बी चंद्रचूड़ ने कह दिया तो डी वाई चंद्रचूड़ बाद में ये बन गए और ऑक्सफोर्ड से वगैरह पढ़ के आ गए, और कॉमन मैन का कुछ भला सोचा ही नहीं, सिर्फ आर्टिकुलेशन, बातें बातें, इन व्यू ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इन 4-5 बातें करने की, और फुल रिलीफ देते रहने का बड़े बड़े आरोपियों को, ममता बनर्जी का भांजा हो, इसका हो, मतलब बड़ी बड़ी, और इधर भ्रष्टाचार का खेल जारी रखना है। हाँ, हाँ, मतलब वो सामने पिक्चर दूसरा दिखाने का, अंदर में वो ये है ना, इस पे एक बहुत अच्छी वेब सीरीज है, उसमें वो बोलता है इन लोगों के लिए है ना, ईमानदारी, निष्ठा, और एक देश का आखिरी कोने में बैठा हुआ कॉमन आदमी को न्याय देने के लिए हम कटिबद्ध है, उसके लिए वचन लेते हैं सब। ये सिर्फ आखिरी आदमी आखिरी जगह ही रह जाता है, वो आता ही नहीं पाता है सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पे। ये सिर्फ स्पीच देने के लिए ये गहने है, उसने बोला ना, बोले गहने जब फंक्शन में पहने जाते हैं, इसको सही में यूज नहीं करना है। तो ये लोग ऐसी बातें करते हैं। इसी जस्टिस चंद्रचूड़ ने वो पश्चिम बंगाल के मिनिस्टर के खिलाफ का सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को स्टे दिया था, तो एक केस में स्टे दे दिया, जो भी उनका लेन देन हुआ वो सीबीआई पकड़े उनको, लेकिन दूसरे केस में फिर जब इंक्वायरी शुरू हुई ईडी की, तो उसी के घर से 65 करोड़ कैश मिले। तो अभी इसको स्टे देने का इनको क्या रीजन था जस्टिस चंद्रचूड़ को? तो ये कॉमन मैन के जज नहीं थे वो, और भी उनके कई करप्शन के प्रूफ्स है। मैं तो ओपन में बार बार बोल रहा हूँ। तो हमने तो उनकी शपथ रोकने के लिए पिटीशन भी लगाया था, दैट इज डिफरेंट। तो ये जो है ना, हाँ, तो सूर्यकांत जी जो है वो वैसे हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड वाले नहीं है, ये कॉमन मैन है। बोलते आप हिंदी में बात करो, हम बात कर लेंगे। तो ये मैसेज चला गया ना मुंबई हाईकोर्ट को, सभी को ना, मुंबई हाईकोर्ट की अकेले की बात गैंग में कोहराम मच गया, नींद हराम हो गई होगी।
वो तो आप बेहतर बता सकते हैं, आपके सूत्र चारों तरफ फैले हैं, लेकिन ये देश के, मैं तो लार्जर सोच रहा हूँ, ये देश में सबको मैसेज चला गया, अभी कल्चर बदल गया है देश का। और अभी तो हमारे माननीय सीजेआई साहब ने जो कुछ मांगे हैं चीजें, मतलब हमारा जो कम्युनिकेशन हुआ है जूनियर एडवोकेट्स एंड लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का, तो उन्होंने कुछ कहा कि जो भी आपके पास में है आप दीजिए। तो उसके हिसाब से हमने एक मैनुअल बनाया, एक हैंडबुक बनाया है। वो हैंडबुक अभी हम उनको भेज रहे हैं। मतलब ऑलरेडी केस लॉज है लेकिन बिखरे हुए, सब एक जगह आएंगे तो एक बाइंडिंग गाइडलाइन आ जाएंगे हर मैटर के लिए। फिर कॉमन मैन को मतलब बहुत ज्यादा फायदा होगा, ये फालतू के केसेस कम हो जाएंगे और फिर न्याय जो होगा लॉ के हिसाब से होगा। किसी के मतलब करप्शन, मिसयूज ऑफ डिस्क्रिप्शन के हिसाब से नहीं होगा। हाँ, वो कम हो जाएगा, मतलब जज के मूड के हिसाब से नहीं होगा, लॉ के हिसाब से। ठीक है, संविधान के हिसाब से होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैंने बहुत बहुत बेशकीमती समय लिया और ये बात तय हो गई कि आज जो सीजीआई ने जो फैसला किया है कुलदीप सिंह सेंगर रेप केस में और अरावली मामले में, ये दोनों मामले की गूंज, दोनों फैसले की गूंज देश भर की अदालतों में जाएगा और ये संदेश देगा कि जो मामले कॉमन मैन से जुड़े हुए हैं, जहां कॉमन मैन के अधिकारों का हनन हो रहा है, उसे सुप्रीम कोर्ट बर्दाश्त नहीं करेगा। और सीजीआई सूर्यकांत को एक बार फिर हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत जबरदस्त फैसला, लगातार एक के बाद एक कॉमन मैन को केंद्र में रखते हुए कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।